2026 का दूसरा मेन बोर्ड आईपीओ अमागी मीडिया लैब्स हो चुका है फाइनल। 13 को ये ओपन होगा और बीसीसीएल अभी चल ही रहा है, 13 को वो क्लोज होगा, तो उसके साथ भी लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो अमागी का तो डिटेल रिव्यू हम इस वीडियो में करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको बीसीसीएल के साथ शॉर्ट कंपैरिजन भी लास्ट में बता देंगे। डिटेल्स अपने स्टार्ट करो उसके पहले आप सभी को बता दें कि गाइस हम एक सिविल एडवाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स में साझा की जाती है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होती है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो अपनी फाइनेंशियल से सलाह लेके ही कोई भी प्लान करें। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान देना इस बात का। वापस आते हैं अमागी मीडिया लैब्स का जो डिटेल्स है वो स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिटेल से। तो ये आईपीओ 13 ऑफ जैन को ओपन होगा, 16 ऑफ जैन को क्लोज हो जाएगा, 21 को लिस्टिंग है। 5 की फेस वैल्यू पे 361 का प्राइस बैंड है। सस्ता है महंगा ही है लास्ट में देख लेंगे। बात करें इसके साइज की तो 1789 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 816 करोड़ फ्रेश इशू है यानी कंपनी के यूज के लिए, और ओएफएस है 973 करोड़ रुपीस का। तो बात करें इस आईपीओ पर रिजर्वेशन की तो 75% कोटा रिजर्व है क्यूआईबीज के लिए, रिटेलर्स के सिर्फ 10% का 15% का रिजर्व है एनआईआईज के लिए। अब कंपनी के बिजनेस पर नजर डाल लेते हैं कि हमने इसकी बेसिक डिटेल्स देख ली। तो बता दूं, अमागी मीडिया लैब को समझने का सबसे आसान तरीका, इस कंपनी का जो इंडिया में क्लाइंट है वो है इंडिया टीवी, नेटवर्क 18, एबीपी नेटवर्क, शॉर्ट्स टीवी और क्यूयू मीडिया इंडिया। तो इसमें नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा फेमस है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो नेटवर्क 18 में टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंटरटेनमेंट, प्रिंट एंड पब्लिशिंग और हाइपर लोकल न्यूज भी चलता है। और अगर जो टीवी 18 को टिपिकल टीवी वाले फेज से निकल के डिजिटल खुद करना हो, अपनी सारी चीजों को डिजिटलाइज करना हो, तो उसके लिए अमागी मीडिया लैब्स की इनको हेल्प चाहिए। अमागी मीडिया लैब जो है वो एक क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट एंड कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी है। नेटवर्क टीवी 18 को जो भी अपनी चीजों को डिजिटल करना होगा वो अमागी से बोलेंगे। अमागी उनको अपने ऐप के द्वारा, क्योंकि एक सास बेस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करवाती है कंपनी को, अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा, अपने क्लाउड के द्वारा उनके सारे कंटेंट को, सारी चीजों को ऑनलाइन कर देगी और इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जैसे कि इनका पार्टनरशिप है सैमसंग टीवी के साथ, जो कि इंडिया में नहीं लेकिन आउट ऑफ इंडिया काफी फेमस है। उसके साथ ही roku चैनल और प्लूटो टीवी के साथ मिलके ये बाहर भी, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी नेटवर्क 18 के कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इससे नेटवर्क 18 को फायदा ये होगा, नए नए कस्टमर मिल जाएंगे, फिर एड रेवेन्यू भी उनका होगा, और इससे इस कंपनी को फायदा ये होगा कि जो एड रेवेन्यू आएगा उसका हिस्सा रखेंगे, जो इनके प्लेटफॉर्म को डिजिटलाइज करने का सारा चार्ज है वो लेंगे, और इस तरीके से अमागी मीडिया लैब्स कमाता है। और इंडिया के बाहर इसका बिजनेस मेजर है। बात करें इसके पूरे रेवेन्यू की तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है यूएस से, करीब 72.9% का, उसके बाद यूरोप से करीब 17.3% का, 2.7% इंडिया से, और बचा हुआ जो एशिया के दूसरी कंट्रीज है वहां से आता है। तो ये हो गया इसका पूरा बिजनेस। आई होप आप समझ गए होंगे। सीधी सी बात है, जो भी कंटेंट हम पहले टीवी पे देखते थे उसको डिजिटलाइज करके डिस्ट्रीब्यूट करने का, इंडिया के बाहर दिखाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज होगा, जो भी प्लेटफॉर्म यूज होगा, वो अमागी मीडिया लैब्स प्रोवाइड करवाती है। उसमें एड चलाना और सारा कुछ करना, इससे इनकी अर्निंग होती है दोनों की। ठीक है, तो यही इसका डिटेल में बिजनेस है। अब बिजनेस क्लियर हो गया हो तो भाई लाइक कर देना। छोटी छोटी चीज समझाने के पहले काफी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपको आसानी से समझा पाए। और लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर सकते हो। लाइक करने के बाद ही कमेंट सेक्शन को स्वैप करोगे तो आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर जो हाइप करोगे तो आपकी हेल्प हमें मिलेगी, और इसके लिए आपका पहले से ही धन्यवाद। तो हमने बिजनेस समझ लिया, अब इस कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। कंपनी कैसी है, 2023 से 2025 तक का पूरा डेटा और सितंबर तक का डेटा यानी 6 मंथ का। एसेट जो है हमें कंटिन्यू ग्रो होता हुआ दिख रहा है, यहां पे थोड़ा डाउन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें इनकम की तो इनकम में भी हमें अच्छी ग्रोथ हर बार देखने को मिली है, और 733 करोड़ रुपीस का अर्निंग कर लिया है, यानी इनकम जनरेट किया है 6 मंथ में। सिमिलर अर्न करेंगी तो 1400 प्लस हो जाएगा, यानी इसको भी बीट कर देंगे ये। साथ में ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो नेगेटिव था 2023 में, फिर 2024 में भी नेगेटिव था, और फिर 2025 में भी नेगेटिव देखने को मिला है, लेकिन लॉस को सिमेटा है और प्रॉफिट में आ गई है 6 करोड़ के। अब आगे आने वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा दिक्कत भरा रह सकता है, कहीं लॉस में ना आ जाए। अगर जो लॉस में आती है तो लॉन्ग टर्म वाला मामला खराब होगा, नहीं तो फिर अगर जो लॉन्ग टर्म का रिस्क लिया जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा
कर सकती है। फिलहाल रिस्क नहीं लेना है तो लॉन्ग टर्म वाला अवॉइड मैं बोलूंगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम होती है कि प्रॉफिट आ गया उसके बाद लॉस हो जाता है कंपनी को, और जो कंपनी वैल्यूएशन मांगती है वो इस प्रॉफिट के हिसाब से मांग लेती है। बाकी लिस्टिंग के लिहाज से कैसा वो आगे देख लेते हैं। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी हेल्दी है, नेटवर्थ 859 करोड़ का है, बट रिजर्व सरप्लस नेगेटिव है इस क्वार्टर में, जो कि अपने आप में काफी नेगेटिव पॉइंट है। साथ में बोरोइंग नहीं है, जो कि अपने आप में एक वरदान होता है किसी कंपनी के लिए, आपको हर बार बताया मैंने। और बोरोइंग का ना होना किसी कंपनी के लिए ऐसा है कि उसको 5 रुपए 10 रुपए महंगा भी लिया जा सकता है। सेम ये एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, अब केपीआईज देख लें तो यहाँ केपीआईज में 30 सितंबर तक का भी डेटा दिया हुआ है और 31 मार्च का डेटा भी दिया हुआ है। 31 मार्च 2025 तक का तो सब नेगेटिव निकलेगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बावजूद क्योंकि बहुत थोड़ा प्रॉफिट है तो कुछ खासा निकलेगा नहीं। पैट मार्जिन बहुत ही कम है और ऐसी कंपनियां लो मार्जिन पे ही काम करती हैं। आरओडब्ल्यू भी कमी है। एबिटा मार्जिन ठीक कहूंगा, प्राइस टू बुक वैल्यू हायर साइड है, और इसके हिसाब से ही देखोगे तो पोस्ट आईपीओ पी जो निकल के आएगा वो 603% का निकल जाएगा। बट कोई फायदा नहीं है भाई, क्योंकि कंपैरिजन कर ही नहीं सकते किसी पीयर से, तो 603 तो ऑब्वियसली देखने में महंगा लग रहा है। कंपैरिजन कर सकते होते तो देखा जाता। तो अभी क्योंकि कंपनी जल्दीबाजी कर रही है, मुझे लगता है इसको 1 साल रुकना चाहिए था, या 6 महीने एटलीस्ट 1 साल का प्रॉफिट बन जाता, उसके बाद आईपीओ लेकर तो मजा आता। बट अभी आ गई तो देखते हैं क्या हो सकता है। बट यहां पे हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्राइसिंग ठीक रखेगा या नहीं। उसके लिए प्राइस टू सेल देखना पड़ेगा। 7,809.84 करोड़ का इनका मार्केट कैप है जब ये आईपीओ लेके आ रही है, इस वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है। और जो कंपनी का लेटेस्ट रेवेन्यू डेटा है पूरे साल का वो 2025 का है 1223 करोड़ का, तो करीब ये 6.3 टाइम अपनी सेल का मांग रही है, जो कि जनरली हम 10 12 13 देखते हैं, उससे तो ठीक नजर आ रहा है। लेकिन इस बिजनेस की बात करूं तो ग्लोबली इसकी प्रेजेंस ज्यादा है, जैसे इंडिया यूएस का रिलेशन चल रहा है उसकी वजह से कह सकते हो, और बड़े बड़े प्लेयर इसमें कूद सकते हैं, जैसे मान लो फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया। अमेजॉन की भी डिजिटल सर्विस है, तो ये भी इस बिजनेस में कूद सकते हैं और इनको डेंट पड़ सकता है। उसके साथ ही मार्जिन बहुत कम है, किसी भी नियम के चेंज की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो उन चीजों का जो मैं देखूं तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनको रुक के आईपीओ लाना चाहिए था, ज्यादा ठीक होता। और प्राइसिंग अगर जो ठीक रख पाते तो सही होता। तो मुझे लगता है 5x तक ठीक था, बट 6.3 थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। बट बिजनेस यूनिक है, इसलिए भाई इसमें हो सकता है बड़े प्लेयर QIBs इंटरेस्ट अपना दिखाएं और इसकी वजह से आईपीओ बूम भी कर सकता है। नहीं तो फिर ओवरऑल सिनेरियो अगर जो देखें तो एक पैकेट जो बन रहा है वो लिस्टिंग गेन के लिहाज से बन रहा है। बहुत बड़ी लिस्टिंग की उम्मीद नहीं, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन की उम्मीद। बट अगर जो मार्केट ठीक रहता है, मार्केट ठीक नहीं रहा तो दिक्कत हो सकती है और फिर अवॉइड करना पड़ेगा। तो इस आईपीओ में क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव हैं, जो मैंने आपको क्लियरली बताया है, इसकी वजह से आईपीओ में रुकना चाहिए। एक बार एंकर लिस्ट देख लिया जाए, डे 2 डे 3 का सब्सक्रिप्शन देख लिया जाए, फिर जाने लायक है, नहीं तो इग्नोर किया जा सकता है। अब बीसीसीएल और इससे कंपैरिजन में क्या बीसीसीएल से ये बिजनेस वाइज ठीक है? बिजनेस वाइज बीसीसीएल से मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि एक न्यू एज बिजनेस है, बस इस वजह से। हालांकि बीसीसीएल का एक स्टेबल बिजनेस है, गवर्नमेंट बैक्ड है, तो वो पॉइंट अगर देखा जाए तो बीसीसीएल ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब आईपीओ के लिहाज से भाई दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, बीसीसीएल का अलग मामला है, उस हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट लिस्टिंग इन के लिहाज से जो फोकस है वो बीसीसीएल पे पहली प्रायोरिटी, सेकंड इस पे रखा जा सकता है। और इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिहाज से ही देखा जाए तो बेहतर है। बता दूं कि आगे डे 3 पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि आईपीओ सेफ है नहीं है। फिलहाल रिस्की कैटेगरी में स्मॉल गेन स्मॉल रिस्क के साथ जाया जा सकता है। बात ग्रे मार्केट ट्रेंड की तो हमने टेलीग्राम पे साझा किया हुआ है, टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। जो जीएमपी है वो आपके सामने है, 37 to 38 रुपीज के आसपास निकलता दिख रहा है। 10% का अप्रॉक्सिमेटली इसके हिसाब से होता है। और इसके बाद अगर जो जीएमपी में कोई भी चेंज होगा तो इसे टेलीग्राम पे साझा कर देंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक है। और साथ में आपको धन्यवाद 5555 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए। और बीसीसीएल में कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, जो कि जस्ट सेकंड नंबर की वीडियो है चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।